मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई बेशर्म इंसान नहीं हूँ। झांग चैन ने थोड़ी हड़बड़ाहट के साथ अपनी सफाई पेश की। उसे डर था कि कहीं ये रुक्सी उसे फिर से कोई गलत नाम न दे दे। कमरे का माहौल भारी था। झांग चैन की आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी जो उसकी उम्र के हिसाब से मेल नहीं खा रही थी। उसने ये रुक्सी की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुमने पिछले 2.5 साल से अपनी प्राइमोर्डियल स्पिरिट को नहीं जगाया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर टैलेंट की कमी है, बल्कि सच तो ये है कि तुम्हारा टैलेंट हद से ज्यादा है। तुम्हारी स्पिरिट इतनी ताकतवर है कि तुम्हारा शरीर उसे संभाल नहीं पा रहा। ये रुक्सी खामोश खड़ी उसे सुन रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। झांग चैन ने अपनी बात जारी रखी, तुम्हें जो हर दिन वो जलने वाला दर्द महसूस होता है, वो और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारी 9 हेवेंस डिवाइन फीनिक्स स्पिरिट की आग है। वो बाहर आने के लिए तड़प रही है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी आवाज को थोड़ा और गंभीर किया। उस डिवाइन फीनिक्स की ताकत बेमिसाल है। उसे जगाने के लिए हमें कुछ बाहरी तरीकों की मदद लेनी होगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे पेट पर मौजूद उस डिवाइन फीनिक्स सील को देखना होगा। तभी मैं तय कर पाऊंगा कि कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। क्या? ये रुक्सी एकदम से पीछे हट गई। उसकी नीली आंखों में शक और झिझक थी। क्या तुम सीरियस हो? झांग चैन ने अपना माथा पीटा। बड़ी बहन, क्या मेरी शक्ल पर तुम्हें मजाक लिखा दिखाई दे रहा है? ये रुक्सी ने अपने होठों को दांतों तले दबाया। वो अभी भी फैसला नहीं कर पा रही थी। आखिर एक लड़की के लिए अपना पेट किसी गैर मर्द को दिखाना, और वो भी उस लड़के को जिसे वो बेशर्म समझती थी, बहुत मुश्किल था। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? उसने शक भरी नजरों से पूछा। अगर मेरी स्पिरिट जाग गई तो मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगी। क्या तुम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी नहीं मार रहे? झांग चैन अब थोड़ा अधीर हो रहा था। उसका वक्त बहुत कीमती था। ये रुक्सी, झांग चैन की आवाज में कड़काई आ गई। मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी दृढ़ता की कद्र करता हूँ। 2.5 साल तक उस डिवाइन फीनिक्स सील का दर्द सहना, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। सिर्फ इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। उसने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, और सुनो, मैं झांग चैन हूँ, कोई बेशर्म नहीं। मेरे विचार उतने गंदे नहीं है जितना तुम सोच रही हो। मेरा वक्त बहुत कीमती है। अगर तुम नहीं दिखाना चाहती तो कह दो, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। झांग चैन मुड़ने ही वाला था कि ये रुक्सी का दिल जोर से धड़का। उसे महसूस हुआ कि ये लड़का शायद सच बोल रहा है। उसने गहरी सांस ली, अपनी मुट्ठी भींची और फिर धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, मैं तुम्हें देखने दूंगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो किसी सजा के लिए तैयार हो रही हो। उसके कांपते हुए हाथ धीरे धीरे उसकी बैंगनी ड्रेस की तरफ बढ़े। ये सब झांग चैन देख रहा था और मन ही मन निशब्द था। ये रुक्सी के चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे उस पर कोई बहुत बड़ा जुल्म हो रहा हो। अगर कोई तीसरा शख्स इस वक्त कमरे में आ जाता तो पक्का यही सोचता कि झांग चैन ने उसके साथ कोई जबरदस्ती की है। बहुत देर की हिचकिचाहट के बाद आखिरकार ये रुक्सी ने वो मुश्किल कदम उठाया। रसल, कपड़ों की सरसराहट के साथ उसकी ड्रेस ढीली हुई और उसका पेट नजर आया। उस पल झांग चैन की सांसें 1 सेकंड के लिए अटक गई। उसका गला एकदम से सूख गया। उसे मानना पड़ा कि भले ही ये रुक्सी अभी सिर्फ 18 साल की थी, लेकिन उसका शरीर किसी तराशी हुई मूर्ति से कम नहीं था। अगर आपको झांग चैन की ये पावर पसंद आ रही है तो VIP नॉवल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट दिखाएं। उसका फिगर एकदम सही था। जहां कर्व्स होने चाहिए थे वहां कर्व्स थे। उसके पेट पर चर्बी का नामो निशान नहीं था। उसकी त्वचा पके हुए आड़ू की तरह सफेद और कोमल थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि छूने भर से पानी निकल आएगा। झांग चैन अनजाने में उसे एकटक देखने लगा, किसी हवस से नहीं बल्कि एक कलाकार की तरह जो किसी कलाकृति को निहार रहा हो। बेशर्म कहीं के, तुम कहाँ देख रहे हो? अचानक ये रुक्सी ने अपनी आंखें खोली और झांग चैन को अपनी तरफ घूरते हुए पाया। शर्म और गुस्से से उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। झांग चैन हड़बड़ा गया। उसके गालों पर भी हल्की लाली आ गई। उसने फौरन अपनी नजरें घुमा ली और बहाना बनाया, मैं तो बस ऑब्जर्व कर रहा था। इलाज के लिए देखना जरूरी है। ये रुक्सी का चेहरा और भी लाल हो गया। अब जब उसने कपड़े हटा ही दिए थे तो अगर वो झांग चैन को देखने न देती तो उसे लगता कि उसका ये बलिदान बेकार चला गया। उसने मन ही मन सोचा, झांग चैन, तुम सच में बहुत बड़े बेशर्म हो। अगर तुमने मेरी स्पिरिट नहीं जगाई तो मैं तुम्हें जान से नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। झांग चैन ने खुद को शांत किया और अपनी डॉक्टर वाली संजीदगी वापस लाया। वो धीरे से आगे बढ़ा और ये रुक्सी के पेट की तरफ गौर से देखने लगा। ऊपर से देखने पर त्वचा एकदम सामान्य और बेदाग लग रही थी, लेकिन झांग चैन की अनुभवी आंखें वो देख सकती थीं जो आम लोग नहीं देख पाते। उसने देखा कि ये रुक्सी की नाभि के केंद्र में कई हल्के लाल रंग के घेरे बने हुए थे। ये डिवाइन फीनिक्स मार्क्स थे, जो उस पवित्र आग के निशान थे। झांग चैन ने मन ही मन उन्हें गिनना शुरू किया। 1, 2, 3।
गिनती बढ़ती गई और जैसे जैसे गिनती बढ़ रही थी, झांग चेन के माथे पर लकीरें गहरी होती जा रही थी। 9। जैसे ही उसने 9वां निशान देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डिवाइन फीनिक्स मार्क, ये 9वें लेवल तक पहुंच चुका है। झांग चेन के मुंह से हैरानी भरे शब्द निकले। बिना सोचे समझे उसने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और ये रुक्सी के पेट पर रख दिया। तुम क्या कर रहे हो? ये रुक्सी चीख पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का सिर्फ देखेगा नहीं बल्कि उसे छुएगा भी। उसके शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। हिलो मत, झांग चेन ने एक भारी और रौबदार आवाज में कहा। उसकी टोन में ऐसी सख्ती थी कि ये रुक्सी चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर पाई। वो अपनी जगह जम गई। होंठ काटते हुए उसने अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश की। झांग चेन ने अपनी हथेली को उसके कोमल पेट पर फेरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपना हाथ किसी धधकते हुए तंदूर पर रख दिया हो। एक अदृश्य गर्मी की लहर उसकी हथेली से टकराई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। ये गर्मी इतनी भयानक थी कि एक आम इंसान का हाथ जलकर राख हो जाता। काफी देर तक गहराई से जांच करने के बाद झांग चेन ने अपना हाथ पीछे खींचा और एक गहरी थकी हुई सांस छोड़ी। उसकी हथेली पूरी तरह सूज गई थी और लाल पड़ गई थी, जैसे उसे उबलते हुए पानी से निकाला गया हो। क्या तुम ठीक हो? ये रुक्सी ने जब झांग चेन का पसीने से लथपथ चेहरा और सूजी हुई हथेली देखी तो उसका गुस्सा गायब हो गया। उसकी जगह एक अजीब सी चिंता और पछतावे ने ले ली। उसे लगा कि उसने झांग चेन को गलत समझा। झांग चेन ने अपने हाथ को झटकते हुए कुछ स्ट्रेचिंग की और दर्द को नजरअंदाज किया। उसने इशारे से ये रुक्सी को कपड़े ठीक करने के लिए कहा। हालात मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब हैं, झांग चेन ने गंभीर स्वर में कहा। डिवाइन फीनिक्स मार्क 9वें लेवल पर है, जो सबसे खतरनाक है। मुझे 3 दिन, सिर्फ 3 दिन के अंदर तुम्हारी स्पिरिट को जगाने का तरीका ढूंढना होगा, वरना 3 दिन। ये रुक्सी सन रह गई। अगर तरीका नहीं मिला तो क्या होगा? झांग चेन ने उसकी आंखों में देखा और बिना किसी लाग लपेट के कहा, तो तुम उस डिवाइन फीनिक्स मार्क की आग में जलकर राख हो जाओगी। तुम्हारा नामो निशान तक नहीं बचेगा। ये रुक्सी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मौत का खौफ उसके मासूम चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। क्या इसे दबाने का कोई तरीका नहीं है? उसने कांपती आवाज में पूछा। दबाना? झांग चेन फीका सा हंसा। ये 9 हेवेंस की डिवाइन फीनिक्स है, कोई मामूली चिराग नहीं। इसे दबाने के लिए 10,000 ईयर आइस सोल या एक्सट्रीम सी डार्क आयरन जैसी चीजें चाहिए। और यकीन मानो, ये सब तो क्या, पूरी 3000 छोटी दुनियाओं में भी ऐसी चीजें मिलना नामुमकिन है। ये रुक्सी ने अपना सिर झुका लिया। उसकी उम्मीदें टूट रही थीं। तभी झांग चेन की आवाज फिर से गूंजी। लेकिन इसे दबा नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान ले। मेरे पास एक बेहतर तरीका है। क्या तरीका? ये रुक्सी ने झटके से सिर उठाया। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। तुम्हारी स्पिरिट को जगाना, झांग चेन ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही वो जागेगी, वो आग अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। चलो, पहले हमें वहां जाना होगा। झांग चेन ने खिड़की से बाहर दूर पहाड़ियों की तरफ इशारा किया। शैटरिंग क्लाउड माउंटेन रेंज? ये रुक्सी एक डरे हुए खरगोश की तरह चीखी। मेरे पिता कहते हैं कि वो जगह बहुत खतरनाक है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। खतरनाक? झांग चेन की एक भौं ऊपर उठी। तुम्हारे पेट में जो बम टिक टिक कर रहा है, उसके सामने वो जंगल किसी बच्चे के पालने जैसा है। अगर हम वहां नहीं गए तो 3 दिन बाद तुम ही नहीं, ये पूरा ड्रैगन सिटी एक क्रेटर बन जाएगा। ये रुक्सी की बोलती बंद हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि मामला इतना गंभीर है। अंत में ना चाहते हुए भी उसे झांग चेन की बात माननी पड़ी। थोड़ी ही देर में वे दोनों शहर के सुरक्षित घेरे को छोड़कर शैटरिंग क्लाउड माउंटेन के घने जंगलों में दाखिल हो चुके थे। यहाँ का माहौल एकदम अलग था। प्राचीन पेड़ इतने ऊंचे थे कि उन्होंने सूरज की रोशनी को भी ढक लिया था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे कभी कभी किसी जंगली जानवर की दहाड़ तोड़ देती थी। क्रैक। सूखे पत्तों पर चलने की आवाज भी यहाँ डरावनी लग रही थी। हवा में सड़ंध और खून की हल्की गंध मिली हुई थी। ये रुक्सी झांग चेन के कपड़ों को कसकर पकड़े उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसके विपरीत झांग चेन ऐसे चल रहा था जैसे वो शाम की सैर पर निकला हो। उसके हाथ पीछे बंधे थे और चाल में एक शाही अंदाज था। लेकिन उसकी सुप्रीम वॉर गॉड वाली इंद्रियां पूरी तरह सतर्क थीं। वो मीलों दूर से खतरों को भांप रहा था। बेशरम, मतलब झांग चेन, हम इतनी टेढ़ी मेढ़ी चाल क्यों चल रहे हैं? हम सीधे क्यों नहीं जा रहे? सामने 300 मीटर दूर एक आयरन बैक्ड बियर सो रहा है। हम उसे जगाना नहीं चाहते। आयरन बैक्ड बियर? ये रुक्सी ने अपनी चीख दबा ली। तुम्हें कैसे पता? तजुर्बा, झांग चेन ने छोटा सा जवाब दिया। अचानक झांग चेन रुक गया। उसकी आंखें एक चट्टान के पास उगी हुई लाल जड़ी बूटियों पर टिकी। मिल गया। क्या वो जड़ी बूटी है? ये रुक्सी ने पूछा।
नहीं, झांग चैन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उससे भी कुछ बेहतर, लेकिन लगता है हमारा डिनर खुद चलकर हमारे पास आया है। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अंधेरे में 2 हरी आंखें जली। गर्र। एक खूंखार गुर्राहट के साथ एक बड़ा भेड़िया छाया से बाहर निकला। उसका शरीर बछड़े जितना बड़ा था और उसके बाल लोहे की तरह सख्त लग रहे थे। गेल वुल्फ, ये फर्स्ट ऑर्डर स्पिरिट बीस्ट है। इसकी रफ्तार बहुत तेज है। झांग चैन भागो। उसने झांग चैन को खींचने की कोशिश की, लेकिन झांग चैन अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो उस जानवर की आंखों में आंखें डालकर खड़ा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। भागूं? झांग चैन के एक ठंडी मुस्कान से कहा। जब शिकार खुद चलकर आया है तो मैं पीठ दिखाकर क्यों भागूं? कहानी के इस मोड़ पर क्या होगा, ये जानने के लिए अभी VIP नॉवेल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और इस सफर का हिस्सा बने।